नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 और वीडियो नंबर 22 आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ। कल हमने लास्ट क्लास के अंदर यानी जो 21वीं क्लास थी या 21 नंबर जो वीडियो था, उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आवेश वितरण के बारे में पढ़ा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार का आवेश वितरण आपको देखने को मिला था। सतत आवेश वितरण जिसको हमने कहा था, मतलब आवेश जो है वो अधिक संख्या में पास पास स्थित होंगे, वो आवेश वितरण हमने अध्ययन किया था। उनमें से एक रेखीय आवेश वितरण था जो कि एकविमीय था, द्विविमीय आवेश वितरण जिसको हमने पृष्ठ आवेश वितरण कहा था, और एक त्रिविमीय आवेश वितरण जिसको हमने आयतन आवेश वितरण कहा था। दूसरे शाब्दिक शब्दों में अगर मैंने आपको उनको उदाहरण भी दिए थे, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल थे। मतलब अगर आपको ऐसा लगे कि आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश हो तो वो एकविमीय होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर या क्षेत्रफल पर, जिसका हम क्षेत्रफल निकाल सकें, क्षेत्रफल हमेशा दो विमाओं से, दो दिशाओं से कह दो, दो भुजाओं से निकलता है। इसलिए पृष्ठीय आवेश वितरण हमेशा दो पृष्ठ या दो विमीय या द्विविमीय कह सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगे कि आवेश का वितरण मतलब मुक्त आकाश में जिसमें आयतन घेरा गया हो, जैसे ठोस गोला होता है, ठोस कोई चीज़ होती है, तो उस प्रकार का वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब जैसा कि मैं आपके सिलेबस के अनुसार अगर आगे बढ़ूं तो बेटा आप लोगों को अभी जो टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि अधिकांश बच्चों के पास बुक्स नहीं है, कुछ बच्चों ने पुरानी किताबें मतलब यहाँ कहीं से व्यवस्था कर ली है, और किताबें अभी मार्केट में आपको उपलब्ध भी नहीं हो पाएंगी क्योंकि बाज़ार भी पूर्णतः खुले नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध करूँगा बेटा कि जितना मैं करवाता हूँ उतना पॉइंट्स आप लोग क्लियर करते जाओ, ठीक है। जितने जो करवाए जा रहे हैं उतने, और एग्जाम्पल वगैरह जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो उदाहरण निकालो, ठीक है। इसके अलावा ये जो चैप्टर अपना, ये शायद 1 या 2 वीडियो के बाद में इसके पॉइंट सारे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। 2 वीडियो और बनेंगे इसके बाद। उसके बाद कुछ मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। वो न्यूमेरिकल मैं, जिन बच्चों के पास किताब नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊंगा। वो क्वेश्चन आप लोग ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। अभी अपने जिस पॉइंट पे चर्चा करेंगे उस पॉइंट का नाम है विद्युत फलक्स, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब ये टॉपिक यहाँ से एक और स्टार्ट होगा। और एक शब्द में ये कहूँ तो परीक्षा में आने लायक भी ये एक टॉपिक है, ठीक है। परीक्षा में भी कई बार इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। विद्युत फलक्स क्या होता है? विद्युत फलक्स से पढ़ने से पहले मैं आपको क्षेत्रफल के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। आपको पता है कि कोई भी पृष्ठ होता है, जो भी हमने पढ़ा है कि कोई पृष्ठ होता है, जैसे ये पृष्ठ है, तो अभी फिलहाल आप क्या कहते हो कि पृष्ठ सर दो दिशाओं या द्विविमीय होता है, ठीक है। दो दिशाएं या दो भुजाओं किससे घिरी हुई एक आकृति एक पृष्ठ है। तो पृष्ठ का जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई करते हो, जो भी हम निकालते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, जिसको अमूमन एस या ए से प्रदर्शित करते हैं। कई बार किताब के अंदर इसको एस से भी लिख देते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है तो सरफेस एरिया, या कई बार डायरेक्ट ए से भी लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल को। देखो बेटा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि मानी जाती है, ठीक है। जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है ना, वो सदिश राशि होती है, ये बात ध्यान रखनी है बस आपको, ठीक है। क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, और इस सदिश राशि की जो दिशा है, यानी एस को आप एस वेक्टर या ए वेक्टर के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। एक सदिश राशि है और इस सदिश राशि की जो दिशा होगी, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर, इसकी जो दिशा होगी वो हमेशा तल के लंबवत होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण, मतलब एक बेसिक बातें हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान रखना, सदिश राशि है यानी जो भी ये जो हम क्षेत्रफल की जहाँ पर भी बात की जाएगी, क्षेत्रफल सदिश की, बहुत जगह हमें काम में लेनी है ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी काम में लेनी है, आगे चलकर जब हमें मैग्नेट वाले चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर भी एक दो चीज़ एक जगह ये चीज़ें काम में आएंगी। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि है, और क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है हमेशा तल के लंबवत होती है, और वो भी बाहर की ओर, ठीक है। तल के लंबवत कहाँ होती है? बाहर की ओर होती है। बस इतना ध्यान रखना आपको ये चीज़, ठीक है। इसके बारे में, इसकी जो ज्यामिति के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है, वो कई बार जैसे अपने मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती है कि क्षेत्रफल सदिश राशि कैसे हैं,
इसको मतलब सदिश रूप में क्यों शामिल किया जाता है, क्या वजह है कि ये क्षेत्रफल सदिश राशि है, वो सारी बातें अपने को यहाँ नहीं पढ़नी है क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है टॉपिक। इसलिए आप बस इतना याद रखो कि क्षेत्रफल जो भी निकालेंगे किसी पृष्ठ का, जैसे इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो ये एक सदिश राशि होगी और इसकी दिशा तल के लंबवत होगी। अब देखो तल के लंबवत बाहर की ओर, अब बाहर की ओर मतलब ऐसे बाहर की ओर यहाँ भी हो सकती है। अब जैसे ये तल है तो सर बाहर की ओर इधर है तो बाहर की ओर इधर भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर बाहर की ओर मानेंगे कहाँ, जैसे सपोज मैंने आपको कह दिया कि कोई भी तल जैसे हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इस हथेली को ही तल मान लो, जैसे ये हथेली एक तल है तो इस तल के लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल ये हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। तो सर बाहर की ओर इधर भी तो है, तल के लंबवत होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना है। तल, अब ये तल बनना है ना, ये हथेली मेरी तल बन चुकी है तो तल के लंबवत बाहर की ओर इधर या इधर दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन कौन सा माने वो चीज़ डिपेंड करेगी कि आप कहाँ अध्ययन कर रहे हो, मतलब आपका आप खड़े कहाँ हो, या ऐसे कह दो आपका प्रेक्षण बिंदु कहाँ है। मतलब कहने का अर्थ है अगर आप इधर यहाँ क्षेत्रफल की दिशा देखना चाह रहे हो यहाँ, या यहाँ कोई आप अध्ययन करना चाह रहे हो, यहाँ पर आप कोई चीज़ निकालना चाह रहे हो, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, जो कुछ भी है, अगर यहाँ आपका प्रेक्षण बिंदु है तो इस बिंदु के अकॉर्डिंग, ये बात मैंने आपको वहाँ पर भी बताई थी जब विद्युत क्षेत्र की बात की थी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की दिशा आवेश की ओर होती है। तो सर बाहर की ओर या अंदर की ओर इसका पता कैसे चलेगा, तो डिपेंड करता है कि आपने प्रेक्षण बिंदु कहाँ लिया है, उस प्रेक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग हमेशा डायरेक्शन देखनी है आपको। जब आपने चार्ज पढ़ा था कि क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, ठीक है, ये भी बाहर की ओर है, ये दोनों डायरेक्शन बाहर की ओर है। अब अगर मान लो मेरा बिंदु यहाँ पर है, मुझे इस बिंदु पर अध्ययन करना है, तो मैं इन दोनों डायरेक्शन का यहाँ पर इन दोनों डायरेक्शन का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, ये बाहर की ओर दिशा है, मान ली बात, नियम के अनुसार क्षेत्र इस आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, लेकिन हमारा बिंदु कहाँ है, ये है। तो इस बिंदु को दिमाग में रखते हुए इस आवेश के अनुसार विद्युत क्षेत्र की दिशा ये मानी जाती है। ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। तो इसलिए हम इन दोनों दिशाओं को यहां पर नहीं बनाएंगे। सर ये क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमारा बिंदु यहां था, इसलिए मैंने जो एक्स्ट्रा डायरेक्शन थी वो हटा दी। अगर ये बिंदु हम यहां ले लेते तो ये डायरेक्शन हो जाती। तो डिपेंड करता है अपना बिंदु कहाँ है, उसके अनुसार ये दिशाएं निर्धारित की जाती है। ठीक इसी प्रकार क्षेत्रफल की दिशा भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि तल के लंबवत होगी, बाहर की ओर होगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपने वो प्रेक्षण बिंदु जहां पर हम अध्ययन करना चाह रहे हैं वो बिंदु कहाँ लिया है। अगर वो बिंदु यहाँ है तो तल के लंबवत बाहर की ओर, और अगर वो बिंदु यहाँ है तो तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस वेक्टर इज इक्वल एस एन कैप, या ए वेक्टर इज इक्वल ए एन कैप। अब ये चीज़ मैंने ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ऐसा आप कह सकते हो। ये एन कैप क्या चीज़ है, तल के लंबवत एकांक सदिश है। ये क्या चीज़ है, तल के लंबवत एकांक सदिश है। ऐसा मैंने आपको जब वेक्टर वाले पार्ट्स करवाए थे, जो शुरुआत के 3-4 वीडियो, मैंने 5 वीडियो करवाए थे, उन वीडियो के अंदर भी ये चीज़ें मैंने बताई थी कि किसी भी वेक्टर को एकांक सदिश के रूप में ऐसा लिखा जा सकता है। जैसे आपने ए वेक्टर को ये लिखा था ए आई कैप, याद आ रहा होगा तो थोड़ा सा, उसका परिमाण और उसकी दिशा में एकांक सदिश। किसी भी सदिश का दूसरा निरूपण ऐसे हो सकता है एकांक सदिश के पदों में, उसका परिमाण और उसकी दिशा में, यानी यहाँ पर आई कैप और ए वेक्टर की डायरेक्शन इक्वल है। ठीक उसी प्रकार यहाँ एन कैप और एस की डायरेक्शन कह दो, या एन कैप या ए की डायरेक्शन कह दो, इक्वल है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है किताबों के अंदर। तो ये एक बेसिक बात है बेटा, इसलिए मैं तो ये कहूँगा बस ये तो चीज़ हमने सदिश में पढ़ते हैं, इसमें तो आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बस इतना याद रखो कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसको हम एस या ऐसे ए से दर्शाएंगे, और जिसकी दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। और बाहर की ओर कैसे लेंगे उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि हमारा प्रेक्षण बिंदु किस तरफ है, उसके अकॉर्डिंग हमें तल के लंबवत बाहर की ओर वो डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, अब इन चीज़ों को मैंने यहाँ क्यों शामिल किया है उसके लिए मैं यहाँ पर बात बताऊँगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखो, जैसे सपोज ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, मैंने एक विद्युत क्षेत्र बना दिया,
मेरी मर्जी से। ये कोई मैंने धनावेश और ऋणावेश की बात नहीं की है बेटा, मैंने एक विद्युत क्षेत्र बना दिया यहाँ मेरी मर्जी से, जो कि इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। अब अगर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं कोई पृष्ठ ले लूँ, पृष्ठ मतलब कोई आकृति, कैसी भी आकृति, कोई पृष्ठ हो सकता है, कोई भी पृष्ठ हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है, कोई मतलब किसी प्रकार की किसी आकृति का कोई पृष्ठ हो सकता है। जैसे सपोज ये कोई पृष्ठ है, अब इसकी कोई आकृति फिक्स नहीं है, सर ये कोई गोलाकार है, एक वर्गाकार है, भाई मुझे तो नहीं पता कैसा पृष्ठ है, लेकिन ये कुछ अलग ही आकार का पृष्ठ है। अभी आप क्या देख रहे हो कि ये विद्युत क्षेत्र जैसे इस दिशा में जा रहा है, तो ये पृष्ठ कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, बोर्ड पर तो मुझे ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अब आप इस चीज़ को भी तो नोट कर पा रहे हो कि जो, अब आप इमेज कर लो, थोड़ी सी यहाँ पर एक कल्पना कर लो, जैसे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस प्रकार क्रिएट हो रहा है, इस तरफ फ्लो हो रहा है, बह रहा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने रास्ते में कुछ ऐसा पृष्ठ मान लिया, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जो फील्ड लाइन है यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ में से गुजरेंगी। अब ये कैसा भी पृष्ठ हो सकता है, ये आप अच्छा सा सुंदर सा गोलाकार भी बना सकते हो, आयताकार, वो अपने पर डिपेंड करता है, वो कैसा ही बना सकते हैं। तो इस पृष्ठ में से जब ये पृष्ठ यहाँ पर है तो ये जो फ्लक्स जो है, सॉरी ये जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन उस पृष्ठ में से पास होगी, यानी ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो मैंने यहाँ पर बना रखी है तीर द्वारा, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ में से गुजरेगी, ठीक है। अब इस पृष्ठ में से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, इसमें से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी संख्या आप काउंट करो कि जैसे दिस डायग्राम, अकॉर्डिंग दिस डायग्राम अपने क्या कह रहे हैं, जैसे इस चित्रानुसार देखें तो एक या दो तीन रेखाएं जो है वो इसमें से गुजर रही है, जैसे मैं इसमें बता रहा हूं आपको। तो जितनी रेखाएं उस पृष्ठ में से पास हो रही है, गुजर रही हैं, उनकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई ई से दर्शाते हैं। फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र के लिए ई आ जाता है। ठीक इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के लिए पढ़ेंगे तो वहां पर बी आ जाएगा, वो चलो आगे की बात है, जब पढ़ेंगे तो उस दौरान लिखेंगे। तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बनानी है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से लंबवत, उसमें से यानी उसमें से बंद पृष्ठ से, उसमें पृष्ठ में से गुजरनी चाहिए बात, पृष्ठ के पास से निकल गई वो काउंट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये पृष्ठ है, इधर से निकल गई, ऊपर से निकल गई, नीचे नहीं, इसके अंदर से कितनी जा रही है। पृष्ठ, बंद पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र या बल रेखा कह दो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये डेफिनेशन होगी विद्युत फ्लक्स की, संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इसे किससे दर्शाते हैं, इसे फाई ई से दर्शाते हैं, ये बात मैं बता चुका हूं, इसे फाई ई से दर्शाते हैं तथा विद्युत फ्लक्स यह एक अदिश राशि है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, अदिश राशि कैसे है बोलो भाई, क्योंकि फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, जो संख्याएं उस पृष्ठ में से गुजर रही है वो संख्या ही तो फ्लक्स है। और कोई भी संख्या, कोई भी नंबर होता है वो हमेशा अदिश राशि होती है, तो फ्लक्स भी क्या है, अदिश राशि है। अब देखो एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि सर, मैं आपसे नॉर्मल ये बात पूछ रहा हूँ कि पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ अपने अगर यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो आप ही कह दोगे सर ये पृष्ठ थोड़ा बड़ा होता तो फील्ड लाइन ज़्यादा निकलती, भाई बिल्कुल सही बात है। फिर एक बच्चा कहता है कि सर ये पृष्ठ अगर छोटा होता तो फील्ड लाइन कम गुजरेगी, ये बात भी सही है। फिर यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मैं कम ज़्यादा करूं, आकृति से कैसे भी ले सकते हो आप लोग, इसमें आकृति पर ये चीज़ डिपेंड नहीं करेगी, कैसे भी आकृति लो। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि अगर
छोटा क्षेत्रफल, मेन बात क्षेत्रफल की है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ही है, क्योंकि ये फील्ड लाइन इसमें से गुजरेगी, तो कम क्षेत्रफल है तो कम बल रेखा गुजरेगी, बड़ा क्षेत्रफल है तो ज़्यादा बल रेखा गुजरेगी। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। ठीक है, जैसे इसका मैं एक रफली डायग्राम भी बनाऊंगा, ठीक है, वो भी आप समझ लेना इसको। ठीक है, मैं इसको चित्र द्वारा भी समझा दूंगा। तो इस क्षेत्रफल पर ये भी बात डिपेंड कर रही है। तो मैं क्यों ना एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं। सपोज ये पूरा ये पृष्ठ को मैंने एस से लिख दिया और यहां मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काटा, इस पृष्ठ में से एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। सपोज ये डी एस है। ठीक है, क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है? एक सदिश राशि है। मैंने इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काटा है। ठीक है, अब ये जो सदिश राशि मैंने यहाँ बनाई है, अभी आप मुझे एक बात बताना है, ये जो टुकड़ा मैंने यहाँ इसमें से काटा है, ये टुकड़ा एक सदिश राशि है, तो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है बाहर की ओर। अभी यहाँ पर ये जो टुकड़ा में, क्योंकि इसकी आकृति फिक्स नहीं है, तो क्योंकि कोई गोलाकार कोई वर्ताकार, ये तो कुछ अलग ही आकार का नजर आ रहा है, तो इसका जो टुकड़ा यहाँ से काटेंगे छोटा सा, उसका छोटा सा क्षेत्रफल है, और वो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, उसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, अब बाहर की ओर मुझे इधर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर मैं ले लूंगा तो मैं इस पृष्ठ के अंदर ही आ जाऊंगा, तो बाहर तो इधर निकल रहे हैं। तो सर मान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल की दिशा है। सपोज ये क्षेत्रफल की दिशा है। ठीक है, बाहर की ओर। सर आपने इसको तिरछा क्यों बनाया? क्योंकि ये आकृति कुछ अलग सी है। अगर कुछ निश्चित गोलाकार, कुछ वर्गाकार, कुछ सुंदर आकृति होती तो हम आराम से कह देते कि क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर है। ठीक है, इसलिए इसकी आकृति है वो एक अजीब आकार की आकृति है, तो इसलिए क्षेत्रफल की दिशा मैंने कुछ बाहर की ओर बना दी। ठीक है, कहीं पर बनाओ, आपकी मर्जी है, ये कोई स्पेशल कोई रूल के अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्शन नहीं बनाई, बस इस बात का ध्यान रखा है कि क्षेत्रफल सदिश राशि है, इसकी दिशा बाहर की ओर है। ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ई वेक्टर। ठीक है, अभी आपने कहा जो कि सर ये क्षेत्रफल मैंने छोटा सा लिया है, तो छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, तो इस छोटे से क्षेत्रफल पर अगर क्षेत्रफल बड़ा होता है तो बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेगी, और क्षेत्रफल छोटा है तो बल रेखाएं कम गुजरेगी। मैं इस टुकड़े पर बात कर रहा हूँ, इस छोटे से टुकड़े पर। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि सर इसका क्षेत्रफल और ये विद्युत क्षेत्र यहाँ बीच में कोई ना कोई कोण बन रहा है? ठीक है, यहाँ थीटा बन रहा है, किस किस के बीच में? क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये डायरेक्शन मैंने मेरी मर्जी से बनाई है, और वो कितने कोण पर बनाई है? थीटा कोण पर। कुछ भी दिशा हो सकती है, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर है, बस इस बात का ध्यान रखो। तो आप क्या देखोगे कि सर फलक्स एक संख्या है। ठीक है, ये बात कन्फर्म हो चुकी है। नंबर 2 बात, फलक्स क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है, ये बात दिख रही है, डायग्राम से भी दिख रही है। छोटा बड़ा क्षेत्रफल होते ही फलक्स यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मैंने एक अल्पांश लिया है, तो इस अल्पांश यानी छोटे से टुकड़े पर मैं बात कर रहा हूं, तो छोटे से टुकड़े पर फलक्स बड़ा होगा या छोटा होगा? तो आप कहोगे सर छोटे से टुकड़े पर फ्लक्स की वैल्यू थोड़ी होगी, क्योंकि छोटे टुकड़े पर बल रेखाओं की संख्या कम गुजरेगी, तो क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 2 बात, आपको ये नहीं लग रहा कि विद्युत क्षेत्र पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है? कैसे? अगर विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होगा, इसके लिए आपको पीछे वाली सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। आपने विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित किया है, और उस विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही फ्लक्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब एक बात बताओ, अगर विद्युत क्षेत्र परबल है, यहां पर मैंने 2 चीज बताई थी, अगर विद्युत क्षेत्र परबल है तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो सघन होंगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र परबल है तो फील्ड लाइन सघन होंगी, पास पास होंगी। और अगर विद्युत क्षेत्र दुर्बल है, कमजोर विद्युत क्षेत्र है, तो फील्ड लाइन जो है वो दूर दूर होंगी, यानी उनके बीच में गैप ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी अभी आपके समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बात समझाऊं कि विद्युत फ्लक्स की बात हम कर रहे हैं, और फ्लक्स वाली सारी बात फील्ड लाइन पर डिपेंड कर रही है, और फील्ड लाइन किस को प्रदर्शित कर रहा है? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र पर भी ये बात डिपेंड करेगी बेटा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक प्रकार थ्योरी से बता रहा हूँ। जैसे आप एक डायग्राम समझो, मैंने एक जैसा विद्युत क्षेत्र बना दिया। एक बात समझना आप लोग, ठीक है?
रफली ये चीज़ें समझाने के लिए। इसमें मैंने दो आकृति बनाई, ये और ये, ठीक है। यहां से मेरी पहली बात क्लियर हो जाती है, ये विद्युत क्षेत्र इक्वल है, मैंने विद्युत क्षेत्र चेंज नहीं किया, ई है ये टोटल। एक बार आपने कहा सर ये टुकड़ा है ना, ये जो क्षेत्रफल है ये छोटा है और ये क्षेत्रफल बड़ा है। क्षेत्रफल छोटा है तो फील्ड लाइन जैसे इस डायग्राम के अनुसार ही चेक कर लो एक बार समझने के लिए। कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं सर? दो। ये क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा था, इसने एरिया ज़्यादा घेरा, तो इसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं सर? तीन। तो इसका मतलब क्षेत्रफल पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। कम क्षेत्रफल कम बल रेखाएं कम फ्लक्स, ज़्यादा क्षेत्रफल ज़्यादा रेखाएं ज़्यादा फ्लक्स, ठीक है। एक बात। नंबर दो बात, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैं क्षेत्रफल परमानेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्षेत्रफल के बारे में आपने पढ़ लिया कि सर क्षेत्रफल जो है ना वो प्रभावित करेगा फ्लक्स को, ठीक है। एक विद्युत क्षेत्र ये है जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो, और एक विद्युत क्षेत्र ये है जो आप इस दूसरे डायग्राम में देख रहे हो। मैंने इस बार विद्युत क्षेत्र को बदला, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस विद्युत क्षेत्र और इस विद्युत क्षेत्र में अंतर क्या है? तो आप कहोगे सर ये सघन है, यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो प्रबल विद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है? दुर्बल विद्युत क्षेत्र है। अरे भाई कैसे पता चला आपको इस बात का? तो इस बात का पता मैंने फील्ड लाइन से पता लगाया, जिस मैंने ये उसकी विशेषताओं में भी लिखाया था। जिस विद्युत क्षेत्र की फील्ड लाइन पास पास होती है वो प्रबल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और जिसकी फील्ड लाइन थोड़ी दूर दूर है इसका मतलब समझ जाना विद्युत क्षेत्र तो है लेकिन वो थोड़ा कमजोर है। अभी मैं क्या करूँ, इसके अंदर एक छोटी सी आकृति ले लेता हूँ। सपोज एक मैंने छोटा सा एक वर्ताकार पृष्ठ ले लिया, सेम साइज का पृष्ठ मैं यहां ले लेता हूं, सेम साइज का पृष्ठ। अब ये दोनों पृष्ठ एक जैसे हैं, लेकिन मैंने चेंज क्या कर दिया? विद्युत क्षेत्र चेंज कर दिया। बताओ, यहां विद्युत क्षेत्र थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, पृष्ठ वही है, बल रेखाएं कितनी गुजर रही है? 1 2 3। यहां विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा कमजोर है, पृष्ठ सेम है, बल रेखा कितनी गुजर रही है? 1 या 2 मान लो। तो कहने का अर्थ है, ये डायग्राम से मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। नंबर दो बात, फ्लक्स विद्युत क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? विद्युत क्षेत्र पर। तो कहने का अर्थ ये बेटा मेरा कि ये जो फ्लक्स हमने परिभाषित कर रहे हैं, ध्यान से समझना, मैं इसका पूरा आपको मीनिंग समझा के फिर इसकी डेफिनेशन क्लियर करवाऊंगा कि विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करता है। सर कन्फर्म है ये तो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र अगर ज़्यादा है तो बल रेखाओं की संभावना भी ज़्यादा होगी, और विद्युत क्षेत्र अगर कमज़ोर है तो बल रेखाएं भी कम होगी। क्षेत्रफल छोटा बड़ा है तो इस पर इस चीज़ का असर पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये बेटा कि ये दोनों चीज़ें, यानी क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र, ये दोनों चीज़ें विद्युत फ्लक्स को प्रभावित करती है। तो सर फिर इस थीटा का क्या रोल है? तो ये बात भी मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल याद रखो कि थीटा इन दोनों के बीच का कोण है, ई और डीएस के बीच का कोण है। तो जब ये दोनों चीज़ें फ्लक्स को प्रभावित कर रही हैं तो ये जो थीटा है ना, ये भी कन्फर्म विद्युत फ्लक्स को प्रभावित करेगा। अब फ्लक्स की परिभाषा ऐसे स्थापित करो, फ्लक्स का कुछ ऐसा संबंध स्थापित करो कि भाई किस चीज़ को परिभाषित करना है तो जो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है तो उन पे निर्भर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अदिश गुणनफल के। अब अदिश गुणनफल क्यों किया? मैंने सदिश और अदिश गुणनफल पहले भी करवाया, क्योंकि ये दोनों सदिश राशियां हैं। ई भी वेक्टर है, क्षेत्रफल भी वेक्टर है, और बीच में ई पर भी निर्भर कर रहा है फ्लक्स, डीएस पर भी कर रहा है, और मैंने भी कहा कि थीटा पर भी निर्भर कर रहा है। लेकिन यहां पर प्रश्न ये उठता है कि ई विद्युत क्षेत्र सदिश, क्षेत्रफल सदिश, थीटा इसमें आ चुका है,
लेकिन जो रिजल्ट है फलक्स वो एक अदिश राशि है। तो ऐसा कौन सा तालमेल बैठता है कि सदिश भी हो और रिजल्ट अदिश आ जाए? तो ऐसा शायद अदिश गुणनफल में भी होता है कि दो सदिशों का जब अदिश गुणा कराया जाता है तो उत्तर अदिश राशि प्राप्त होती है। इसलिए इस फलक्स के बारे में ये चीज़ कही जाती है। और चित्रानुसार अगर मैं बात करूं तो चित्रानुसार अल्पांश ds वेक्टर से संबद्ध फलक्स की मात्रा, यानी ये नियम अगर मैं इसे अल्पांश के लिए लगाऊं तो हो जाएगा डी फाई ई। क्यों? फलक्स है, फाई ई छोटा सा टुकड़ा है, इसलिए छोटे से टुकड़े के लिए डी ई लगा दिया, डी लगा दिया। विद्युत क्षेत्र सदिश ई डॉट क्षेत्रफल सदिश ds, विद्युत क्षेत्र सदिश ई और क्षेत्रफल, इस अल्पांश का क्षेत्रफल ds के अदिश यानी डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। और इसको आप ये भी लिख सकते हो डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट को सोल्व किया जाता है तो कोस थीटा आता है। तो देखो निर्भरता आ गई ना, ई पर भी, ds पर भी, थीटा पर भी, और उत्तर एक अदिश राशि आ गया, इसलिए ये संबंध यहाँ लिखा जाता है। और जहाँ थीटा क्या चीज़ है, यहाँ लिख देता हूँ ये बात, जहाँ थीटा ई वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वह ds वेक्टर के बीच का कोण है। ई वेक्टर और ds वेक्टर के, ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण है। ये विद्युत फलक्स की यहाँ पर डेफिनेशन और कुछ निर्भरताएं मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। विद्युत फलक्स के बारे में एक दो पॉइंट्स और लिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट हो गया इसका बेटा? अब देखो सर, आपने तो यहाँ अल्पांश लिया है, हमने तो यहाँ क्या लिया है? अल्पांश लिया है। अगर आपको कोई कह दे कि पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है मेरे को, तो ठीक है, ये तो छोटे से अल्पांश के लिए, आपको पूरा पृष्ठ कवर करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए? संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर मैं बात करूं तो कुल विद्युत फलक्स की मात्रा, और पूरे पृष्ठ की बात की जाए ना, विद्युत फलक्स की अगर मात्रा मैं चेक करूं तो वो लिख दूंगा फाई ई से। और छोटे छोटे टुकड़ों को जब जो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ूंगा तभी तो ये पूरा पृष्ठ बनेगा। और छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने का काम समाकलन करता है, तो आप समाकलन लगा दो, ई डॉट डी एस पे लगा दो, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ई डी एस कोस थीटा पे लगा दो, एक ही बात है। थीटा क्या चीज़ है मैंने दिखाई दिया, पूरे पृष्ठ के लिए आता है, इसलिए समाकलन पर यहाँ पर ये छोटा सा एक गोलाकार चिन्ह लगाया जाता है। इसका मतलब होता है पूरे बंद पृष्ठ के लिए समाकलन, पूरे बंद पृष्ठ के लिए समाकलन। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है ये बेटा। अब देखो ई पर निर्भर कर रहा है, एस पे निर्भर कर रहा है, मैंने क्लियर कर दिया। मैं यहाँ से आपको एक बात बता दूं कि थीटा पर निर्भर कैसे करता है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री है, तो यहाँ थीटा 0 करो तो कोस 0 का मान 1 हो गया, तो फाई ई का मान ये आ जाएगा, ई डी एस कोस 0, और कोस 0 1 होता है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस, यानी यहाँ से कुछ ना कुछ आपको फ्लक्स की वैल्यू प्राप्त होगी। तो देखो थीटा पे डिपेंड कर रही है बात। फिर मैं आपसे ये कह दूँ कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री है, थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की बात करूँ तो फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी 0 होगी। यानी जब थीटा किस किस के बीच का कोण है? ई और डी एस के बीच में, ये एंगल आपको ऐसा लगे कि 90 डिग्री है। चलो इनकी मैं कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, डायग्राम से समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। और यदि थीटा बराबर 180 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है? 180 डिग्री है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस कोस 180। ठीक है, मैंने कहा था ना ये थीटा पर भी डिपेंड करती है राशियां। तो थीटा पर कैसे कर रही है आपके सामने, थीटा 0 कर दिया, थीटा 90 कर दिया, और यही कोण अपने को लेने हैं। बाकी और आप चाहे कुछ भी ले हो थीटा का मान, तो कोस 180 का मान, कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो कोस 180 का मान -1 आएगा, तो ये उत्तर आएगा ई डी एस।
अभी क्या देखा आपने, देखो मैंने 3 चित्र बनाए, तो तीन मैंने कंडीशन लिखी है थीटा के अनुसार। अब थीटा 0 का मतलब ये होता है, जैसे सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ मैंने एक ऐसा पृष्ठ बना दिया, जैसे सपोज मैंने ऐसा एक पृष्ठ बना दिया, समतल सीट बना दी एक, ठीक है। अब ये सीट ऐसे रखी हुई है, आप मेरी हथेली दिख रही होगी आपको, जैसे यहाँ समझा देता हूँ मैंने, क्योंकि पृष्ठ कैसे भी ले सकते हैं अपने। तो ये विद्युत क्षेत्र है, इस तरफ सपोज इस तरफ विद्युत क्षेत्र है, और मैंने ऐसे ये सीट रख दी, तो इसका क्षेत्रफल कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब बाहर की ओर इधर भी ले सकते हैं, इधर भी, लेकिन हम फिलहाल इधर अध्ययन करेंगे। तो जब इसका क्षेत्रफल बाहर की ओर होगा, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसका जो क्षेत्रफल है, यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो भी कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। क्षेत्रफल कहाँ होगा बेटा, बाहर की ओर। तो ई भी इधर और ds भी इधर, तो थीटा 0, और इस कंडीशन में, वैसे बेसिक चीज है, इस कंडीशन में सबसे ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा, सबसे ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा। सेकंड कंडीशन में आप क्या करो, ये सेम विद्युत क्षेत्र है, ये रहा विद्युत क्षेत्र, और इस बार में ये जो सीट है, फिलहाल अभी तो मैंने ऐसे रखी थी, अब मैं ये सीट ऐसे रख देता हूं, ठीक है। कहने का मतलब है, ये मेरी हथेली एक सीट मान सकते हो, कोई भी है, पृष्ठ है ये, थीटा 0 मतलब सीट ऐसे रखी है। अब मैं क्या करूंगा, थीटा 90 डिग्री का मतलब विद्युत क्षेत्र में इस सीट को ऐसे रख दूंगा। अब जैसे इस सीट को ऐसे रखा, तो ये विद्युत क्षेत्र है, तो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत ऐसे होगी, बाहर की ओर, ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया, ये विद्युत क्षेत्र है। यहां थीटा कितना नजर आएगा, 90 डिग्री, ठीक है बेटा। उसके बाद में 180 वाली कंडीशन है ना, ये 180 वाली कंडीशन सेम ही कंडीशन है 0 वाली, बस अंतर इतना है कि पृष्ठ आपको ऐसे ही लेना है सेम तरीके से। वही बात, क्षेत्रफल की दिशा अगर हम उल्टा ले लें कि सर क्षेत्रफल आपने बाहर की ओर लिया था, तो इसमें तो क्षेत्रफल मैंने इधर लिया, तो उत्तर ये आ गया, और इसमें क्षेत्रफल मैंने अभी कहा बाहर की ओर लेनी है, तो बाहर की ओर आप चाहे इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो, अंतर आपको समझ में आ गया। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, और सदिश राशि की क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत तो बाहर की ओर होगी। अब वो बाहर की ओर दोनों तरफ हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट प्रेक्षण बिंदु कहाँ है। अगर इधर बिंदु है, इधर ही विद्युत क्षेत्र है, तो थीटा 0 ये फ्लक्स हो जाएगा। इधर विद्युत क्षेत्र आप इधर अध्ययन करना चाह रहे हो, तो थीटा 180 हो जाएगा। 180 होते ही प्रेक्षण बिंदु वाली बात याद रखना, उत्तर ये आया। देखा क्या आपने, अंतर देखा होगा, फ्लक्स की वैल्यू उतनी है, लेकिन बस केवल अंतर इस बात का आ गया, इस तरफ निकाला तो पॉजिटिव दिशा में आ गया, इस तरफ निकाला तो नेगेटिव आ गया, यानी ये ऋणात्मक आता है फ्लक्स, क्योंकि अपोजिट निकाला हमने, और ये धनात्मक आ जाएगा। और थीटा 90 डिग्री है, ये तो बहुत सिंपल कंडीशन है। जब भी कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में ऐसे लगता हो कि उसका क्षेत्रफल और ये कोण किस किस के बीच का कोण है, ये देखो आप, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पृष्ठ ई इधर है, तो क्षेत्रफल की दिशा इस चौक की तरह होगी, ऐसे, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, थीटा 90 डिग्री रहने वाला है इन दोनों कंडीशन में, और फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, और ये अपना ई और ds पर भी डिपेंड कर रहा है। चलिए ये चीज़ें स्क्रीनशॉट में लीजिए आप लोग पहले, फिर मैं ये बात लिखा देता हूँ, ठीक है। बस थ्योरी ज़्यादा है, बाकी किताब जब आपके पास आएगी बेटा, तो उसमें से पढ़ना आप लोग ये चीज़ें, ठीक है। किताब से पढ़ोगे, इनके बारे में 1-2 बार थोड़ा सा आप दोबारा रिवाइज करोगे, तब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें, और बेसिक समझने का प्रयास करो आप लोग, ठीक है। बेसिक का मतलब जैसे कोई उदाहरण ले लिया, साधारण रूप में कोई रजिस्टर ले लिया, उसको ऐसे इमेज करके उस चीज़ को समझो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विद्युत फ्लक्स की जो मात्रा है, विद्युत फ्लक्स की मात्रा, नंबर 1 बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नंबर 2 बात, पृष्ठ के क्षेत्रफल, और नंबर 3 बात, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व क्षेत्रफल ds वेक्टर के बीच के कोण थीटा पर निर्भर करती है। आगे ये बात, और मैंने समझाने की भी कोशिश की है, ठीक है, निर्भर करती है।
अल्पांश के लिए पूछे तो अल्पांश के लिए निकाल देना, और पूरे पृष्ठ के लिए पूछे तो पृष्ठ के लिए निकाल देना। नंबर 2 बात, अदिश राशि है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। विद्युत फलक्स का मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। मात्रक तो हर भौतिक राशि का निकालना पड़ेगा। देखो सूत्र लिखो, सूत्र क्या कह रहा है। सूत्र में आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ फ्लक्स की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, ई डी एस कोस थीटा, ये सूत्र है। अब इस सूत्र से मात्रक बना दो। देखो कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, एंगल का कोई मात्रक नहीं लेंगे अपने, ठीक है। ये वैल्यू आएगी जो भी आती है। तो यहाँ पर मात्रक की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होगा वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, याद है क्या आपको, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। या विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक और भी पढ़ा था सर, वोल्ट प्रति मीटर पढ़ा था ना, मैंने बताया था एक बार, याद रखो। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता ही है। तो जब इसको सोल्व करोगे ना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वोल्ट गुणा मीटर, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लक्स के आपको 2 मात्रक देखने को मिल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, या वोल्ट गुणा मीटर। विमा की बात करें, मैं नहीं निकलवाऊंगा अभी विमा आप निकालो, विमा आपको निकालनी है। यहाँ मैंने कॉलम छोड़ दिया और मैंने शुरू में 6 सूत्र बताए, बस ज़्यादा इसमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। 6 सूत्र अगर आपको याद हैं तो आप विमा आराम से निकाल सकते हो। बल की विमा उसमें है, कूलाम की है, और मीटर स्क्वायर आपको पता है एल स्क्वायर होता है, सोल्व कर सकते हो, विमा आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। और ये कुछ किया करो, जैसे मैंने क्या कहा था कि आपको जैसे अभ्यास करोगे ना तो ये चीज़ें समझ में आएगी। ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं ना, आपको सिर्फ 6 सूत्र याद रखने हैं। अब बल की विमा याद नहीं है क्या आपको, बल की विमा याद है, शायद सूत्र नंबर 3 है वो, कूलाम वाला सूत्र नंबर 5 है, और मीटर स्क्वायर आपको पता ही है, L2 लिखते हैं मीटर स्क्वायर को, यहाँ से विमा आ जाएगी। सर इससे निकालें, बिल्कुल निकालो। सूत्र नंबर 6 वोल्ट के लिए है, वोल्ट बराबर जूल बट्टे कूलाम, और वोल्ट की विमा मैंने सूत्र नंबर 6 में करवाई है, उसको डायरेक्ट मीटर यानी एल से गुणा कर दो, दोनों इक्वल आएंगी। मात्रक भले ही आपको ये अलग अलग नजर आ रहे हैं लेकिन विमा इन दोनों की समान आएंगी बेटा। तो विमा आपको यहाँ से निकालनी है, समझ जाओगे बात मेरी। विमा आप पर छोड़ रहा हूँ, विमा निकालो, चेक करो, किताब में मिल जाएगी, 11th वाली बुक में भी मिल जाती है आपको विमा। तो विमा आप इस आराम से सोल्व कर सकते हो इसकी। और वैसे मैं बता देता हूँ बुक से देखकर इसकी विमा क्या आएगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार चेक करना। इसकी विमा आती है M1L1 T-3 M1L1 T-3 A-1। चलो मैंने उत्तर ये बता दिया, ठीक है, बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना एक बार। किताबों के अंदर भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, पर यही विमा होती है। इसको सोल्व करके देखो कि कैसे आती है। 6 सूत्र आपके पास है, सरल करना, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं आपको कुछ 1-2 बातें और बताना चाहूँगा, ध्यान देना बेटा कि पृष्ठ पर ये सारे फ्लक्स के बारे में संबंध में हमने ये सारी बातें पढ़ ली, ठीक है। अब 1-2 बातों के बारे में मैं ये कहूँगा आपको कि फ्लक्स के संबंध में ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि यदि मान लो कोई पृष्ठ है, सपोज ये कोई पृष्ठ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना बस थोड़ा सा इसको। अगर इस पृष्ठ के अंदर धनावेश बराबर ऋणावेश है, मतलब इस पृष्ठ के अंदर आवेश है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं उस चीज पर आप थोड़ा सा विचार करना। इस पृष्ठ के भीतर कुछ आवेश है, ठीक है, लेकिन जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। नंबर 2 बात, या इस पृष्ठ के भीतर विद्युत द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव चाहे कितने ही हो, परीक्षा में प्रश्न आया इस पे, विद्युत द्विध्रुव चाहे इसके अंदर 2 हो 4 हो, तो द्विध्रुव में एक प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू होता है, वही द्विध्रुव होता है। तो जितना धनावेश उतना ऋणावेश वाली बात आ गई। या तो ये कंडीशन दे सकता है मतलब प्रश्न बनाने में, या ये कंडीशन, ये तो परीक्षा में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन में आया हुआ है कि अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर 2 द्विध्रुव रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाए। या आपको ये कह दिया जाए कि इस पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है वो 0 है, कुल आवेश कितना है, 0 है, यानी इसके अंदर टोटल आवेश 0 है या आवेश है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये तीनों कंडीशन याद रखना। इन स्थिति में टोटल फ्लक्स की मात्रा 0 होगी,
इस कंडीशन में टोटल फ्लक्स की मात्रा क्या होगी, शून्य होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है और इसको नोट कर लेना आप लोग अच्छी तरीके से। और आज की वीडियो में अपने ये 2-3 बातें पढ़ेंगे, फिर बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस इस चीज़ को नोट करके रखना कि टोटल फ्लक्स की मात्रा इसमें क्या रहने वाली है, शून्य रहेगी। फिर स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका, जब मैं साइड में होता हूँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। थर्ड कंडीशन है, आप ये याद रखना, मान लो यही पृष्ठ, ठीक है, इसमें अगर आवेश, टोटल आवेश समेशन क्यू पॉजिटिव है, यानी कुल आवेश इसके अंदर धनात्मक है, मतलब आवेश तो है इसके अंदर, है पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, लेकिन कुल आवेश, योज्यता नियम बताया था ना, आप आवेश निकालो इसके अंदर, प्लस माइनस काट कर आप लोगों ने जब उत्तर निकाला तो उत्तर पॉजिटिव आ रहा है। उत्तर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स है वो पृष्ठ से बाहर निकलेगा, क्योंकि धनावेश का जो फ्लक्स होता है वो पृष्ठ से बाहर निकलेगा। ये ध्यान रखना, यदि समेशन क्यू की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, तो फ्लक्स पृष्ठ से निर्गत होगा यानी बाहर निर्गत होगा, तथा इस कंडीशन में जो फ्लक्स है उसको हम पॉजिटिव भी कहेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव होगा, देखो फ्लक्स एक संख्या है और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब आपको इतना ही समझना है। कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब, धनावेश इसके अंदर पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, आप लोग नोट करते जाना ये साथ साथ। फ्लक्स के पॉजिटिव होने का मतलब आपको सिर्फ इतना ही लेना है कि अगर फ्लक्स पॉजिटिव नजर आए ना तो समझ जाना फ्लक्स पृष्ठ से बाहर निकल रहा है। और ये चीज़ कैसे हुई, जब अंदर धनावेश बचे। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंडीशन बना दी, सपोज इसके अंदर कुछ आवेश है, एक पृष्ठ है। अब इसमें आप समेशन क्यू निकालो, समेशन क्यू मतलब कुल आवेशों का बीजीय योग। तो धनावेश टोटल कितने हो गए, 3 2 5 1 6 धनावेश हो गए। सर 6 तो पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव कितने, माइनस के 2 नेगेटिव हैं, तो उत्तर कितना आया सर, उत्तर आ गया 4 क्यू। अब बताओ इसके अंदर ओवरऑल अगर मैंने आवेश निकाला तो धनावेश आया। अब धनावेश का विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, क्योंकि इसके अंदर अपने काट बांट कर बात करेंगे तो इसके अंदर धनावेश बचा। सबको मैंने सोल्व कर लिया, सपोज सबको सोल्व किया तो उत्तर कितना बचा इसके अंदर, उत्तर बचा इसके अंदर प्लस का 4 क्यू। नहीं समझे बात मेरी। और प्लस का 4 क्यू होने के कारण इसका पृष्ठ जो फ्लक्स है वो कहाँ होगा, विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, आवेश से बाहर की ओर। जब विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है तो फ्लक्स भी कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन आप समझ चुके होंगे इसकी, कि अगर पृष्ठ के भीतर आपने टोटल आवेश निकाला और वो टोटल आवेश आ गया ऋणात्मक, तो एक तो बात ये, जब ऋणावेश आता है तो फ्लक्स पृष्ठ के भीतर प्रवेश करेगा, यानी समेशन क्यू अगर नेगेटिव आता है तो समझ जाना जो फ्लक्स है वो पृष्ठ में प्रवेश होगा, ठीक है। और दूसरी बात, फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, इसमें नेगेटिव होगी। यानी नेगेटिव फ्लक्स का मीनिंग क्या लेना आपको, नेगेटिव फ्लक्स का मीनिंग लेना है कि फ्लक्स पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है। पॉजिटिव फ्लक्स का मीनिंग लेना है कि फ्लक्स पृष्ठ से बाहर निकल रहा है। और ऐसा कब होगा, सेम एग्जांपल जो अभी मैंने समझाया उसी उदाहरण में अगर आप समेशन क्यू निकाल लो और समेशन क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यानी इसके अंदर ओवरऑल माइनस चार्ज है, तो फ्लक्स इसके अंदर इनपुट होगा, इसके अंदर प्रवेश करेगा। समझ गए बात मेरी। ये कंडीशंस है कुछ, और भी बहुत सारी कंडीशन है। कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, जैसे ये कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विध्रुव वाली। तो द्विध्रुव वाली कंडीशन, ऋणावेश धनावेश कुल आवेश, ये कंडीशन भी यहाँ से समझ सकते हो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसमें फ्लक्स शून्य क्यों हुआ, जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने कह दिया, जैसे द्विध्रुव ले लिया, ये माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है। तो इसमें कुल आवेश की मात्रा 0 हो गई, क्योंकि जब इस समेशन क्यू निकालेंगे ना तो इसका समेशन क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू माइनस 0 हो गया, मतलब माइनस प्लस कैंसिल होकर 0 हो गया। जब कुल आवेश ही 0 हो गया तो फ्लक्स भी 0 हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, क्योंकि फिर हम सोचते हैं कि सर इसका विद्युत क्षेत्र तो बाहर की ओर होता है, चलो मान लो एक बार,
और इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो गया, ऋणावेश के कारण विद्युत फ्लक्स कहाँ हो गया, अंदर की ओर हो गया। क्योंकि जब धनावेश होता है तो फ्लक्स बाहर की ओर है और ऋणावेश होता है तो फ्लक्स कहाँ होता है, अंदर की ओर होता है। लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, मतलब जितना फ्लक्स पॉजिटिव के कारण बाहर निकला है उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव के कारण प्रवेश कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है यानी आउटपुट का फ्लक्स है वो पॉजिटिव लेते हैं और जो इनपुट का फ्लक्स है वो हम नेगेटिव मानते हैं। लेकिन टोटल आउटपुट और टोटल इनपुट इक्वल हैं, जितना प्रवेश कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, इसलिए टोटल फ्लक्स हम क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं। तो इस वजह से ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो बेटा, आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपने, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जब हम ये फ्लक्स से संबंधित मैंने लगभग सारी बातें आपको बताई है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है गाउस का नियम, और उसकी व्युत्पत्ति वगैरह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके कुछ कथन पढ़ेंगे, फिर उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।